हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आराधना पीजी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लास के अंतर्गत वन एंड ओनली इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अगर आपसे बात करें तो ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, सेमेस्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग है पॉलिटिकल साइंस में। तो इसमें हम देखने वाले कंटिन्यू आपका क्लासेज हो रही है अवेलेबल, तो उसके अकॉर्डिंग आगे हम देखने वाले आज संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता जिसको कहते हैं सॉवर्जिनिटी, सर्वोच्च पावर। यस, तो जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट आपको ये डेफिनेशन बताऊं, यहाँ पे डेफिनेशन जिन बोधा ने दी है संप्रभुता के बारे में, पहले व्यवस्थित परिभाषा जो जिन बोधा ने दी है। जिन बोधा ने कहा कि संप्रभुता नागरिक और प्रजाजन, नागरिक अगर लोकतंत्र में है तो नागरिक, और राजा का राजतंत्र है तो प्रजाजन, नागरिक या प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का भी कोई अंकुश नहीं, जिस पर कानून का भी अंकुश नहीं, यानी हाईएस्ट पावर। तो कहीं कहीं आपको ये लाइन तो समझ में आ गई, लेकिन संप्रभुता इसे कहते हैं, ये क्या है? तो बिल्कुल इसी को हम यहाँ पर अर्थ के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर संप्रभुता जो है ना, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉवर्जिनिटी। क्या कहते हैं? सॉवर्जिनिटी कहते हैं। एक बार इसको आप स्पेलिंग को, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है कि भाई अर्थ को समझेंगे, ठीक है ना, तो ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा कि ये जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक दो बार अगर आपको अटपटा लगे भी, बट ये एक बार याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ और एग्जाम में ये आने की संभावना पूरी की पूरी रहती है, ठीक है। देखिए सॉवर्जिनिटी, सॉवर्जिनिटी का ये जो शब्द है वो तो अंग्रेजी शब्द है। किसका अंग्रेजी शब्द है? संप्रभुता का। संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवर्जिनिटी कहते हैं। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये शब्द है ना, कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा में, ये लैटिन भाषा से आया शब्द, और लैटिन भाषा में ये बना है सुपर प्लस एनस, सुपर प्लस एनस। और सुपर प्लस एनस का मतलब होता है, सुपर का मतलब तो सर्वोच्च, यानी सबसे खतरनाक, यानी खतरनाक का मतलब सबसे ऊपर वाला, सर्वोच्च। एनस का मतलब होता है शक्ति, एनस का मतलब होता है शक्ति, ठीक है। तो लैटिन में सॉवर्जिनिटी जो लैटिन भाषा के सुपर एनस से बना है, जिसका पूरा अर्थ देखें तो हम पूरे अर्थ के तौर पे ये कह सकते हैं सर्वोच्च शक्ति। क्या कह सकते हैं? सर्वोच्च शक्ति। तो संप्रभुता जो है वह सर्वोच्च शक्ति है। ये इसका एक छोटा और मीनिंगफुल अर्थ समझ में आता है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? जो उसका कर्ता धर्ता होता है, यानी संविधान या फिर सरकार मान लीजिए, या व्यक्ति विशेष मान लीजिए। राजतंत्र में सर्वोच्च शक्तिशाली कौन होता है? वो राजा होता है। कुलीन तंत्र में वो तानाशाही व्यवस्था वाला होता है। तो इस प्रकार से अब देखिए वापिस जिन बोधा की परिभाषा समझेंगे। संप्रभुता नागरिक के प्रजाजन के ऊपर, नागरिक के प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है, यानी संप्रभुता वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का भी कोई नियंत्रण नहीं है, यानी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। एक अच्छी डेफिनेशन आप और लिखेंगे, हमारे विलोबी महोदय ने जो कहा है ना, वो लाइन नोट कर लीजिए, ठीक है ना। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। बहुत ही अच्छी मीनिंगफुल। संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोपरि इच्छा, यानी राज्य की जो सर्वोच्च इच्छा जो होती है उसी को संप्रभुता नाम दिया जाता है। सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति के रूप में, यानी एक राज्य की जो इच्छा है वो उसकी शक्ति है। तो एक राज्य की जो सर्वोपरि इच्छा है वही संप्रभुता है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ संप्रभुता के दो पहलू के बारे में। संप्रभुता के दो पहलू, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, वेरी गुड, बढ़िया है, आप नोट करते जाइए। आगे देखते हैं संप्रभुता के दो पहलू। दो पहलू, संप्रभुता के दो पहलू के बारे में पढ़ेंगे। देखिए संप्रभुता के दो पहलू से हम इसके अर्थ को और अच्छे से समझ पाएंगे, और आपको समझाने के लिए सबसे जरूरी है कि मैं आपके इसके बारे में बताऊं, ठीक है। तो देखिए दो पहलू, जैसे मैं आपको पहले से पहलू बता दूं, एक तो होता है आंतरिक संप्रभुता, एक होता है बाहरी संप्रभुता। समझ में आ गया? यानी संप्रभुता
दो पहलुओं में नजर आती हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। अब ये क्या है तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता नाम से ही पता है कि इंटरनल सॉवरेनिटी, यानी एक राज्य है, एक राज्य में वहां का राजा अपने लोगों के लिए क्या कानून बनाना है, नियम बनाना, योजना बनानी है, वह अपने हिसाब से डिसाइड करता है। कोई दूसरा राजा उसे जोर जबरदस्ती करके नहीं कह रहा कि तू ये राज्य में ये नियम लगा, ये कर, वो कर। यानी एक राजा अपने राज्य में जो भी काम, व्यवस्था, न्याय, इच्छा, व्यवस्था जो भी संचालित करनी होती है, राज्य अपनी खुद की इच्छा से करता है, किसी बाहरी दबाव से नहीं करता है। दैट मीन्स यहाँ पर कहा जाता है कि यह आंतरिक संप्रभुता है, यानी राज्य के आंतरिक मामलों में निस्वतंत्र होकर काम करने का जो पावर होता है, आंतरिक रूप में वो किसी के रूप में गुलाम नहीं है। तो लिखिए, राज्य के आंतरिक गतिविधियों में बाहरी शक्ति का अभाव हो एवं एक राज्य अपने आंतरिक मामलों में नीति निर्माण में पूर्ण स्वतंत्रता होकर कार्य करे। तो यही है आंतरिक संप्रभुता। भारत अपने देश के आंतरिक भाग में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन से कानून, नियम, कायदे बना रहा है, अपने जनता के लिए क्या क्या योजनाएं, क्या क्या प्लानिंग तय कर रहा है। तो एक राज्य जो अपने आंतरिक मामलों में किसी के भी दबाव में काम न करता है, इस प्रकार के उसके आंतरिक यानी आंतरिक रूप में उसके पास जो पावर है वो आंतरिक संप्रभुता कहलाएगी। दैट मीन्स इसका जस्ट दूसरा देखें तो भाई नोट कर लिया, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे दूसरा पहलू इसका, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वो भी आपको समझा देता हूँ। बाहरी संप्रभुता, यहाँ पर भी वही है कि एक राज्य दूसरे राज्य से क्या संबंध बना रहा है, कैसे नीति, योजना, कार्य, युद्ध वगैरह नीति जो भी संचालित कर रहा है वो किसी के दबाव में नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा से वह दूसरे संबंध व्यवस्था बनाए रख रहा है। तो इस प्रकार के आंतरिक मामलों में राज्य स्वतंत्र होकर कार्य करता है। इस प्रकार वह देश संप्रभु, जैसे भारत दूसरे देशों के क्या संबंध कैसे बना रहा है, तो भारत को क्या नहीं रहा, भारत की आजाद स्वतंत्र सर्वोच्च शक्ति वाला है, तो इसलिए उसको उसके बाद जो ये रूप है वो बाहरी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो लिख देते हैं, राज्य द्वारा बाहरी मामलों में स्वतंत्र एवं सर्वोच्चता के साथ कार्य करने की व्यवस्था, ठीक है। शॉर्ट में समझाया, राज्य द्वारा बाहरी मामलों में स्वतंत्र व सर्वोच्चता के साथ कार्य करने की जो व्यवस्था होती है, यानी किस देश के साथ कैसी नीति बनानी है, क्या युद्ध व्यवस्था रखनी है, किस देश से संबंध रखना है, ये सब, या किस प्रकार की विदेश नीति बनानी है, तो ये एक देश अपनी इच्छा से खुद करता है, यानी वो देश सर्वोच्च रूप में शक्तिशाली है, आंतरिक रूप में, बाह्य रूप में यानी अंदर के मामलों में। तो इस प्रकार से डियर संप्रभुता के दो रूप यहाँ पे मैंने आपको समझाए। क्या ये समझ में आया आपको? अगर समझ में आए तो यस, बिल्कुल यस, समझ में आ चुके होंगे। अब आगे जैसे हम बढ़े, आपके जैसे और कुछ डाउट है तो उसी के साथ हम आगे इसको और क्लियर करते हैं। तो देखिए, आगे मैं इसके बारे में जो आपको समझाने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रह जाए और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए, संप्रभुता के बारे में हम बात करते हैं आगे। तो संप्रभुता के अब देखते हैं विविध रूप। ये क्या देखे पहले, अब विविध रूप देख लेते हैं। संप्रभुता के
विविध रूप, संप्रभुता के विविध रूपों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक और वास्तविक यानी अगर मैं उदाहरण पे लिखूं तो देखिए, ब्रिटेन की महारानी एवं ब्रिटेन के पीएम, ठीक है, ब्रिटेन के पीएम। अब देखिए यहां पर ये दोनों नजर आती, औपचारिक और वास्तविक। ब्रिटेन को चलाने की जो वास्तविक, देखो ब्रिटेन के पास जो सर्वोच्च पावर है ना, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था पर सर्वोच्च पावर महारानी के पास है, लेकिन व्यवहार में उस शक्ति का उपयोग है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री करते हैं। इस प्रकार से संप्रभुता जो है वो औपचारिक और वास्तविक रूप में डिवाइडेड होती है। जैसे औपचारिक संप्रभुता यानी औपचारिक शक्ति जो होती है, जैसे भारत में बात करें राष्ट्रपति के बाद, देश की सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास औपचारिक रूप में। लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग कौन करता है? पीएम और उसकी मंत्री परिषद करते हैं। इस प्रकार से संप्रभुता का जो पहला रूप है औपचारिक और वास्तविक, इसमें मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया है और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बात करता हूँ दूसरा जो रूप जिसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट की तरफ, वो है कानूनी। कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता का मतलब है एक संविधान के विधिवत नियमों के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को विशेष पावर प्राप्त होता है तो वो कानूनी संप्रभु हो गया। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर लिखूं, कलेक्टर। अब कलेक्टर उस जिले का सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है जिस जिले का वो है। तो उसके पास ये सर्वोच्च शक्ति कैसे आई? संविधान के द्वारा देश को चलाने की जो व्यवस्था की गई है उसमें राज्य जिले की जो व्यवस्था रखने के लिए जिले का जो प्रशासक होता है वो कलेक्टर होता है। तो इस अकॉर्डिंग कलेक्टर उस राज्य का उस जिले का सर्वोच्च व्यक्ति हो गया, जो उस पूरा करता धरता वही है। तो इस प्रकार से कलेक्टर के पास ये सर्वोच्च शक्ति किस रूप में प्राप्त होती है? कानूनी रूप में, यानी विधि नियमों के अकॉर्डिंग। हमारी ये सरकार कोई, जैसे आज अभी चुनाव जब होंगे, अब कांग्रेस बीजेपी या जो भी चीज़ है वो सभी बाहर है, लेकिन जैसे चुनाव जीतेंगे तो नियम कायदे हैं, संविधान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है और संविधान ने सिस्टम बनाया है कि लोकतंत्री व्यवस्था में जो जीतेगा वही शक्तिशाली होगा। तो इस प्रकार जो भी पार्टी जीतेगी उसी से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यानी राज्य में तो मुख्यमंत्री बनेंगे और उसकी पार्टी है वह सर्वोच्च सत्ता पक्ष वाली पार्टी होगी, उससे मंत्री बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कानूनी व्यवस्था के द्वारा हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल और प्योर, उनके पास ये सर्वोच्च शक्ति के रूप में जो लक्षण मौजूद होते हैं कहीं ना कहीं वो कानूनी संप्रभुता का उदाहरण होते हैं। इसके अलावा के राजनीतिक संप्रभुता, राजनीति का जिसमें मैंने थोड़ा बता ही दिया है। इसके साथ साथ देखिए राजनीतिक संप्रभुता का सिंपल सा नीचे के राजनीतिक गतिविधियों के तहत अगर किसी भी व्यवस्था, किसी संचालक के पास पावर आता है तो इसे राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली व्यवस्था है और संसद के पास सर्वोच्च पावर है। तो इस प्रकार से संसद है वो राजनीतिक संप्रभु है। क्या है? राजनीतिक संप्रभु है, यानी संविधान ने संसद को कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त दी है। और इसी के अलावा यहाँ पर संसद के नियम विधि के अकॉर्डिंग प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था होती है। क्या होती है? प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था में सिंपल और सीधा बात है कि हमारे द्वारा चुने लोग सत्ता में बैठते हैं और पावरफुल होते हैं। जैसे हमने इलेक्शन में वोट दिया और वोट देने के बाद कोई व्यक्ति एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस पद पर पहुंचते हैं तो उनके पास ये सर्वोच्च शक्ति जो आती है वो राजनीतिक शक्ति है। और ये राजनीतिक शक्ति है वह नियम कायदों के अकॉर्डिंग है, और नियम कायदों के अकॉर्डिंग जब उस व्यक्ति को
सर्वोच्च शक्ति, जैसे आज आम नागरिक और चुनाव के बाद वो एमएलए एमपी बन जाता है, तो इस प्रकार से उसके पास जो शक्ति आई है वो प्रतिनिधित्व शासन के द्वारा, ये लोकतंत्र शासन के द्वारा उसके पास शक्ति है, और ये शक्ति क्या कहलाती है? राजनीतिक संप्रभुता। जैसे उदाहरण के रूप में पीएम ले लीजिए, सीएम ले लीजिए, एमपी एमएलए ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चौथा पॉइंट, ये आपने समझ लिया होगा। चौथे पॉइंट पे आपको समझा लेते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है वेद और यथार्थ संप्रभुता। वेद एवं यथार्थ संप्रभुता। वेद का मतलब कानूनी रूप, यथार्थ यानी एक्शन। अब इसमें देखो क्या फर्क है, देखो इसमें बताओ कि देश के संविधान के द्वारा जिस व्यक्ति या शासन समुदाय को शासन का प्रमुख बनाया जाता है, संविधान के द्वारा जो व्यक्ति शासन का प्रमुख बनता है उसे तो वेद कहते हैं। वेद संप्रभु। वेद संप्रभु कैसे बना? संविधान की व्यवस्था के द्वारा। जब संविधान एक व्यवस्था की थी और संविधान की व्यवस्था के द्वारा जब एक व्यक्ति को पावर दिया जाता है तो इस प्रकार से वो व्यक्ति वेद संप्रभु हुआ। क्या हुआ? वेद संप्रभु हुआ। और वह देश के अंतर्गत और एक देश के अंतर्गत व्यवहार में तथा वास्तव में जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है, या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि जनता से जो व्यक्ति समुदाय वास्तव में अपनी आज्ञा का पालन करवाता है वो यथार्थ संप्रभु। समझ में आ गया? देखो यथार्थ का सीधा सीधा मतलब है कि व्यवहार और रियलिटी में जिसके पास पावर है। क्योंकि व्यवहार और सिद्धांत में फर्क होता है। सिद्धांत तो नियम कायदे होते हैं जिसे कोई व्यक्ति नाम मात्र बना दिया, लेकिन हकीकत में क्या वो काम कर रहा है, तो सिद्धांत और व्यवहारों में काफी फर्क होता है। तो इस अकॉर्डिंग वास्तव में जिस व्यक्ति समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है वह प्रमुख होता है। व्यवहार और वास्तविक रूप में जिस व्यक्ति द्वारा शासन किया जाए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा आपको लग रहा होगा जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात, लेकिन ये तो दोनों संविधान में लिखी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नियम कायदे में किसी को सर्वोच्च बनाया हुआ है, लेकिन व्यवहार में उस शक्ति का प्रयोग कोई और कर रहा है, व्यवहार में उस शक्ति का प्रयोग कोई और कर रहा है और जनता उसी के आदेशों का पालन करती है। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रकार से अब हम बढ़ते हैं लास्ट जन संप्रभुता, और ये पॉइंट बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। जन संप्रभुता का मतलब होता है कि जनता, देखो वास्तविक रूप में लिखा जाएगा संविधान के पास जो शक्ति है अंतिम रूप में किससे प्राप्त है? वो अंतिम रूप में संविधान की सत्ता का पावर ऑफ हाउस कौन है? जनता है। कौन है? जनता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार होती है और प्रतीक भी बन जाती है। तो जनता के पास शक्ति का रूप जन संप्रभुता कहलाता है। क्या कहलाता है? जन संप्रभुता कहलाता है। और इसका उदाहरण, जन संप्रभुता का उदाहरण आपको बताएं तो लोकतंत्र। क्या हो गया? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र दिमाग में आते हैं हम क्या समझते हैं? जन संप्रभुता, कि जनता की सर्वोच्च शक्ति और जनता के द्वारा ही सरकार व्यवस्था या संविधान भी बनता है। तो इस प्रकार एक देश में जनता सर्वोच्च शक्तिशाली है तो वहां पर संप्रभुता का रूप कौन सा देखा जाएगा? जन संप्रभुता। ओके डियर, तो इस प्रकार से मैंने संप्रभुता के 5 विविध रूप बताए हैं और आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से समझिएगा, कुछ डाउट है तो बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।